हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम जो है भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे ना। भौतिक विज्ञान का आज लेक्चर नंबर 2 करेंगे, है ना। 2 मीन्स लेक्चर नंबर तो ऐसे 3 हो जाएगा। 3 होगा, 2 होगा। हाँ, 3 होगा। लेकिन अभी क्या है, हमने एक तरीका शुरू किया है कि मैं आपको थ्योरी थ्योरी पढ़ाऊँगा अभी, है ना। पहले थ्योरी कंप्लीट करा देता हूँ, उसके बाद में फिर जैसे एग्जाम आएगा उस टाइम प्रैक्टिस कराऊंगा। दोनों चीज़ हो जाएंगी, थ्योरी भी रिवीजन हो जाएगा और आपका क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उससे क्या है, ज़्यादा क्लियरिटी आती है किसी भी सब्जेक्ट में। तो ठीक है, इस तरह से शुरू करेंगे। ये जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, एग्जाम भी आने वाले हैं, कुछ 1-2 महीने में एग्जाम आएंगे। उससे पहले हम लोग सब अपना पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स, है। तो क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों, है ना, पर लगने वाले पर बल लगाने तथा उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। इन पर बल लगाया जाए और उनमें विस्थापित जो होता है उस पर, उसका जो विस्थापन होता है उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको हम अध्ययन करते हैं इसमें, मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में। ठीक है, नॉर्मल बस समझने वाली बात है, कुछ नहीं इसमें। ऐसा क्वेश्चन कभी बनता ही नहीं है। अब देखो, अगला है द्रव्यमान। भार जानते हैं, वेट। किसी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार है। बस ये तो नॉर्मल है। अच्छा, वस्तु या पदार्थ। देखो अब क्या है, द्रव्यमान। किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर क्या है, समान रहता है, कभी बदलता नहीं है द्रव्यमान। भार बदल जाएगा, द्रव्यमान नहीं। अब देखो, भार और द्रव्यमान में अंतर समझ लो क्या है। पृथ्वी का आकर्षण बल है, ये वस्तु या पदार्थ का परिमाण है। इसका मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक किलोग्राम है, ग्राम या किलोग्राम हो गया। एक क्या है, सदिश राशि है। भार सदिश राशि है, जबकि क्या है, द्रव्यमान अदिश राशि है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न, जबकि द्रव्यमान हर जगह एक जैसा होता है। ठीक, चलो दूरी विस्थापन समझेंगे। जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है तो वह चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है। देखो सुन सुन, दूरी और विस्थापन। मान लो मैं गया दिल्ली से कलकत्ता, छोटी जगह ले लेते हैं। चलो, दिल्ली से हम गए कानपुर, और कानपुर से लौट कर फिर मैं आ गया फिर दिल्ली। तो मेरी दूरी कितनी हुई? मान लो 500 किलोमीटर है कानपुर दिल्ली से, 400 किलोमीटर जो भी है, 400 किलोमीटर मान लो। तो मैंने दूरी चली 800 किलोमीटर, 400 गया 400 आया। लेकिन विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन हुआ 0। क्यों? क्योंकि मान लो इस बिंदु से और मैं इस बिंदु तक गया और फिर वापस इस बिंदु पे आया। तो विस्थापन होता है कि पहले बिंदु से लास्ट बिंदु कितना है हमारा। मान लो मैं यहाँ आकर रुक गया तो ये है विस्थापन, डायरेक्ट सीधी दूरी। और दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से और फिर यहाँ तक। ठीक है, समझ में आया? जिसको बोलते हैं विस्थापन और दूरी। दूरी मतलब होती है टोटल चली गई दूरी, और विस्थापन होता है जो पहला बिंदु था और जो लास्ट बिंदु उसके बीच की दूरी, ये होता है विस्थापन। ठीक है, समझ गए? चलो, दूरी एक क्या है, अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, कभी भी शून्य नहीं हो सकती। दूरी चलेगा तो दूरी भाई शून्य होगी नहीं, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। मैंने बताया ना, जहाँ से गए वहीं आ गए वापस, तो विस्थापन शून्य हो गया। चाल और वेग पढ़ लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चली गई दूरी बटे समय। और विस्थापन क्या होता है, थोड़ा फर्क है। चाल क्या है, एक अदिश राशि है। ऐसा ही मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। अच्छा, किसी वस्तु के वेग, उसमें प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन, मतलब किसी वस्तु का वेग है उसमें प्रति इकाई समय में, मतलब समय में विस्थापन जो हो रहा है उसको वेग कहते हैं। देखो, विस्थापन बटे समय होता है। दूरी क्या है, चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अंतिम मतलब पहली दूरी। अब वही चीज़ आ गई, देखो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन वही होगा कि भाई अंतिम दूरी माइनस पहली दूरी, वो विस्थापन हो गया बटे समय, तो ये हो गया वेग। ठीक है जी। अतः वेग एक सदिश राशि, जब विस्थापन सदिश है तो वेग भी सदिश होगा। त्वरण पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखो, ये ज़्यादा टेढ़ा हो जाएगा, ये समझो। वेग परिवर्तन की दर को, मतलब मान लो मैं चल रहा था 30 किलोमीटर प्रति घंटा और मैंने अगले सेकंड में हो गया 22 किलोमीटर, फिर 30 से हो गया 32 किलोमीटर, फिर 34 हुआ, 36 हुआ, 38 हुआ। तो ये क्या है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। इसी को बोलेंगे विस्तार, ये त्वरण बोलेंगे, एक्सीलेटर, है ना। एस्केलेरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ वही बोलते हैं। तो इसको त्वरण बोलेंगे, मतलब वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, जो एक समान चल रहा है तो फिर वेग परिवर्तन नहीं है, उसमें फिर त्वरण नहीं है। मान लो मैं 30 किलोमीटर से स्टार्ट की दूरी और 30 किलोमीटर से लास्ट तक चलता रहा, तो फिर इसमें कोई भी त्वरण नहीं होगा। मैं 30 से स्टार्ट किया, 31 हुआ, 32 हुआ, 33 हुआ, 34 हुआ, तो इसमें क्या है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ये होता है त्वरण। त्वरण क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। मतलब 30 से शुरू किया और 40 तक लास्ट किया, तो 40 माइनस 30 बटे समय कितना लगा, तो ये होता है त्वरण। ठीक है जी। ऐसा ही मतलब क्या होता है, मीटर मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
अब न्यूटन के गति के नियम पढ़ लेते हैं। कितने? न्यूटन की गति के 3 नियम दिए। कौन कौन से हैं? एक तो है पहला जड़त्व का नियम। क्या है? कोई वस्तु, देखो इसको ज़्यादा मत पढ़ो, कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, और चल रही है तो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये हो गया जड़त्व का नियम। ठीक है, पहला नियम हो गया। दूसरा क्या है? ये वास्तव में किसी द्रव्यमान के वस्तु में जड़त्व की माप है, मतलब पहला नियम जो है ना। यदि अधिक द्रव्यमान होता है, देखो एक चीज़ और होती है, अधिक द्रव्यमान की वस्तु में जड़त्व अधिक होगा और कम द्रव्यमान में कम होगा। क्यों? भारी वस्तु है और चल रही है तो चलती रहेगी ज़्यादा देर तक, है, उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, और हल्की वस्तु है तो उसका जड़त्व कम होगा। ये भी एक थोड़ा फैक्ट रख लेना। अच्छा, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, बराबर होता है। देखो, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर एम इंटू ए। ये होता है न्यूटन का दूसरा नियम। समझ गए? मतलब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये हो गया दूसरा नियम। है, 1 न्यूटन बल वह है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए जाने पर उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर देता है। 1 न्यूटन बल वो है। अच्छा, अब तृतीय नियम पढ़ लेते हैं न्यूटन का। तीसरा नियम क्या बोलता है? जब कोई वस्तु, देखो प्रत्येक वस्तु अपने समान क्रिया के रूप में प्रतिक्रिया करती है और विपरीत दिशा में करती है। मतलब समझो इसको, देखो मान लो मैंने दीवार में ये मारा, मैं दीवार में हाथ मारता हूँ तो दीवार द्वारा भी मेरे हाथ पर बल लगाया जाएगा। तो इसका मतलब यह है, जब किसी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं इसको। मान लो मैंने स्प्रिंग को छोड़ा तो स्प्रिंग जाके कहीं टकराई और फिर वापस लौटेगी उसी स्पीड से, तो इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। यह तीसरा नियम होगा। ठीक है जी। अच्छा, न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। संवेग पढ़ते हैं। संवेग क्या है? किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। संवेग क्या है? वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का द्रव्यमान और वेग दोनों गुणनफल। संवेग क्या है? द्रव्यमान गुणा वेग हो गया। संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। ऐसा ही मात्रा क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड होगा। संवेग परिवर्तन क्या होता है जी? देख लो, संवेग परिवर्तन है दिया है कुछ, संवेग परिवर्तन है। चलो उधर थोड़ा बता देते हैं। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन में सदैव बल की दिशा में, संवेग परिवर्तन क्या होता है? बल की दिशा में ही होता है। यह न्यूटन के द्वितीय नियम का एक अन्य रूप है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आते नहीं कुछ, बस समझने के लिए बता रहा हूँ इनको। संवेग संरक्षण का नियम, यदि 2 अथवा 2 से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य करता है, बाह्य बल कार्य न करे, मतलब देखो 2 या 2 से अधिक किसी पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर या संरक्षित रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। मतलब 2 पिंड हैं, उन पर कोई बाह्य बल अगर कार्य नहीं कर रहा है तो उनका जो संवेग है वो स्थिर रहेगा, संरक्षण रहेगा, संरक्षित रहेगा। इसी को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अगला देखते हैं कार्य। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन लाया जाता है, इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए किया गया कार्य, उसी को कार्य बोलते हैं, है ना। जो परिवर्तन लाने के लिए बल लगाया जाता है उसी को कार्य बोलते हैं। परिवर्तन न हो तो किया हुआ कार्य क्या होगा? नहीं माना जाएगा, शून्य होगा। अगर मान लो मैं धक्का मारा दीवार में, दीवार हिली नहीं, तो कार्य क्या होगा? 0 होगा। कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अगर विस्थापन बिल्कुल नहीं हो रहा है तो भैया कार्य 0 है। अच्छा, W इक्वल टू होता है F, बल F हो गया बल और S हो गया विस्थापन। चलो जी, कार्य एक क्या है? अदिश राशि है। ऐसा ही मात्रक जूल होता है। काल का मात्रक क्या होता है? जूल। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, है ना। न्यूटन उसका होगा बल का, मीटर विस्थापन का होगा, मीटर, है ना। शक्ति या सामर्थ्य देखते हैं। तो देखो, किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की सामर्थ्य है, कार्य करने की दर को उसकी सामर्थ्य कहते हैं। किसी मशीन या कर्ता द्वारा कार्य करने की सामर्थ्य को उसका क्या होते हैं? शक्ति भी जी, हाँ, सामर्थ्य इक्वल टू था कार्य बटे समय। कार्य बटे समय यानी P इक्वल टू W/T। W कार्य होगा, T समय हो गया। ओके जी। चलो, ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड, इसे वाट भी कहते हैं। कार्य का मात्रक, शक्ति का मात्रक जूल तो कार्य का होगा और समय हो गया, टाइम हो गया समय का, तो जूल प्रति सेकंड होता है, इसे वाट कहते हैं। ठीक है। शक्ति का एक अन्य मात्रक क्या है? अश्व सामर्थ्य यानी हॉर्स पावर, अश्व शक्ति।
एक शक्ति बराबर होते हैं 746 वाट। शक्ति या सामर्थ्य 746 वाट के बराबर होती है। ठीक है जी। ऊर्जा, एनर्जी देख लेते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, उसकी ऊर्जा। कितना काम मैं जो है आज दिन में कितना काम कर सकता हूँ, ये मेरी ऊर्जा है, एनर्जी है। कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा एक क्या है, अदिश राशि है। ऐसा ही मात्रक जूल, किसका मात्रक जूल, और किसका था मात्रक जूल, कार्य का मात्रक भी जूल था और ऊर्जा का मात्रक भी जूल। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा, अब देखो किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है ना। दो प्रकार की होती है यांत्रिक ऊर्जा, मतलब यांत्रिक कार्य करने के लिए जो लगाई गई ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की, कौन सी है, गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। अब देखो पिंड की स्थिति एवं गतिज ऊर्जा का कुल योग ही यांत्रिक ऊर्जा है। अब देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब देखो गतिज ऊर्जा समझो, जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम तथा चाल v है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, के ई। गतिज ऊर्जा के ई बोलते हैं, तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर। वहीं अब स्थितिज ऊर्जा देख लो, किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दशा के कारण होती है, मतलब जो उसकी स्थिति और दशा है उसके कारण उत्पन्न होती है स्थितिज ऊर्जा। स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चली जाए, कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चली जाए तो इस दौरान किया गया कार्य ही वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है। अच्छा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बहुत तरह की होती है, कई टाइप की। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये सब होती हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, पी से बोलते हैं इसको, पी इजिकल टू एम जी एच। एम जी एच, जहाँ क्या है, एम द्रव्यमान है, देखो एम द्रव्यमान है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और एच ऊंचाई है, एम जी एच मानी द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा ऊंचाई, ये होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर रहा, ये भी हमारा कंप्लीट। कल दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर वेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।